सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। धन नहीं मांगू, तन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू। मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा करे उन्हें बुझा दे। अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहियाणम। अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा, बोधि बीज प्रदाता सद्गुरुदेव और आगमवाणी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ सदा जयवंत रहे, शुद्ध ज्ञान सबका मार्गदर्शन करे। जय हो। कल हमने सुना था ध्यान की 3 अवस्थाओं के बारे में। इस संबंध में कई लोगों के प्रश्न आए। कुछ प्रश्न इस तरह से थे कि हमारे दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं, वे कभी शांत क्यों नहीं होते? विचारों का आवागमन रुकता ही नहीं है और हम अपने विचारों से परेशान हो उठते हैं। ऐसे में हम क्या करें? देखिए, विचारों का आना मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन है तो विचार तो आएंगे ही, मनन भी चलेगा ही। विचार आए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। हम उन विचारों से परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे मन में एक धारणा है कि विचार आया तो ध्यान नहीं लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। विचार आने का और ध्यान लगने के बीच में हमारी ये धारणा हमें दिक्कत डाल रही है। आप इन विचारों को मात्र देखो ना, आ रहे हैं तो आने दो। अगर आप मात्र देख नहीं सकते, जुड़ाव हो जाता है, तो आप उन विचारों के कारणों को खोजो। आपको समझ आएगा कि विचार उन्हीं विषयों के आ रहे हैं जिन विषयों को लेकर के आपके मन में अभी अस्पष्टता बनी हुई है। जहाँ तक आपके मन में अभी चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, आसक्ति, मोह, प्रमाद है, वहीं के विचार आ रहे होंगे। जिन जिन सब्जेक्ट्स पर आप कुछ चाहते हो और वो कुछ हुआ नहीं है, तो विचार आ रहे होंगे। आप क्यों ना जो कुछ हो रहा है उसको सहजता से स्वीकार कर लो। क्या होता है, हमारे मन में बहुत तरह के विषयों को लेकर के शंकाएं मौजूद रहती है। शंका यानी चिंता, यानी डर, यानी बेचैनी, वो इस बात से रहती है कि मैं जो चाहता हूँ कभी होगा भी कि नहीं होगा। अब ये शंका आदमी के दिमाग में अनेकों तरह की चिंताओं और विचारों को जन्म दे डालती है। आपके मन में ये अनास्था है, इसीलिए आपको बार बार विचार आते हैं। तो हमने ध्यान की 3 अवस्थाओं से पहले जिस विषय पर बात की थी, वो विषय था कि हमें अपनी ज़िंदगी में अगर सफलता चाहिए, मन चाहिए, स्थितियाँ चाहिए और अपने शरीर को हमें निरोग बनाना है, तो हमें 3 शक्तियों को काम में लेना सीखना चाहिए। अगर हमें सफलता चाहिए तो आप कृतज्ञता की शक्ति को काम में लो। अपने भावों के अंदर हर पल थैंकफुलनेस को प्रकट होने दो। ग्रेटफुल बनो, विनम्र बनो। विनम्र बनने से आपके भीतर के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक रिसेप्टिविटी आएगी। और जब तक आप पॉजिटिव हो, रिसेप्टिव हो, आपको शंकाएं, चिंताएं नहीं घेरेंगी। शंकाएं, चिंता ये बताती है कि आप इस समय पॉजिटिव नहीं हो, रिसेप्टिव नहीं हो। दूसरी बात, हमने बात की थी सफलता के लिए, उसके बाद बात की थी मनचाही स्थितियों को पाने के लिए। आप मनचाही स्थितियों को पाना चाहते हो तो आप आस्था की शक्ति को काम में लो। भरोसा करना सीखो। भरोसा करो कि आप काबिल हो। भरोसा करो आप किस्मत वाले भी हो। भरोसा करो आपको सृष्टि के सारे जीवों का सहयोग प्रतिपल प्राप्त हो रहा है।
आप क्यों नहीं भरोसा करते कि आपके मन में अगर कोई कल्प पैदा हुआ है तो वो पूरा भी होगा ही। अगर वो पूरा नहीं होना होता तो आपके मन में पैदा ही क्यों होता? आप अपने कल्प पर अडिग रहो ना। अगर आपको उसको पूरा करना है तो अडिग रहो, धैर्य रखो, आस्था रखो। धीरज और आस्था ये दो ऐसे तत्व है जो कि व्यक्ति के मन में पैदा हुए कल्प को, इंटेंट को पूरा अवश्य करते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर अगर सकारात्मक दृष्टि बनी रहे तो धीरज, धैर्य, पेशेंस, आस्था, विश्वास, भरोसा। और तीसरा, आपका नजरिया अगर समुचित हो, सकारात्मक हो, विश्वास से भरा हो, प्रेम और प्रेरणा से भरा हो, तो आपके कल्प पूरे होंगे ही। आप भरोसा करना सीखो। चिंताओं में जितना दिमाग इंडल्ज रहेगा उतना ही आप ध्यान में बैठोगे तो विचार सताते चले जाएंगे। विचारों का सताना भीतर की अनास्था का लक्षण है। अनास्था है तो विचारों के व्यामों में, विचारों के चक्रव्यूह में, विचारों के वर्तुलों में आप उलझते चले जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। आस्था रखना सीखो, धीरज रखना सीखो और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना में जीना स्टार्ट करो। आपके विचार घटने लग जाएंगे। फिर तीसरी बात हमने बताई थी कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी है, आप बीमारी पे ध्यान देने की बजाय हंसी और खुशी की शक्ति पे ध्यान दो। जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जो मिला, जैसा मिला, उसके लिए धन्यवाद देते रहो। आगे अच्छा ही मिलेगा, इस बात के लिए भी धन्यवाद दो। अगर आपके भीतर में ये पहले 3 तरह की शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जाएं पैदा कर चुकी है, तो अब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको जो विचार सता रहे हैं वो विचार सताना लगभग बंद कर देंगे। कदाचित फिर भी बहुत विचार आ रहे हैं, तब भी आप उन विचारों के साक्षी होना सीखो। विचारों को देखो, लेकिन ये मत कहो ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के हर एक कार्य को हमेशा ही अच्छे और बुरे इन 2 भागों में बांटने की सोच में ही रहते हैं। हम हमेशा हर एक व्यक्ति को ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, किसी के कामों को ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, हम बांट बांट करके देखते हैं। इसी तरह से हम अपने आप को भी कहते हैं मैं कभी तो अच्छा आदमी हो जाता हूँ, कभी बुरा आदमी हो जाता हूँ। जब मेरे विचार बुरे होते तो मैं बुरा हो जाता हूँ, जब मेरे विचार अच्छे होते तो मैं अच्छा हो जाता हूँ। पर हकीकत ये है कि विचार एक सूचना मात्र है, वो अच्छी और बुरी नहीं होती है। अच्छी और बुरी हमारी मन की संस्कारित सोच उस विचारों को एक नाम दे देती है, एक धारणा दे देती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। अब ब्राह्मण वर्ग का एक पुराने जमाने का उदाहरण देते हैं हम, कि ब्राह्मण वर्ग रास्ते में से चल रहा है और अचानक कोई शूद्र उनके सामने से आ गया। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकला और शूद्र सामने से आ गया। बोलते ओहो आज का दिन तो बुरा हो गया। अब ये क्या था, इंसान के सामने इंसान आया, बुरा क्यों हो गया? ब्राह्मण अपने कार्य के लिए निकल रहा है, शूद्र अपने कार्य के लिए निकल रहा है, लेकिन उसको बुरा आदमी किसने बता दिया? ब्राह्मण के अंदर मौजूद उस संस्कार में कि शूद्र तो बुरे होते हैं, या शूद्र का रास्ते पे अचानक सुबह सुबह दिख जाना गलत है। अब ठीक है ना, दूसरी तरफ देखो, शकुनी शास्त्र में ऐसी बातें लिखी हुई है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो किसी काम के लिए, सामने से अगर मेहतर आ रहा है तो आपको वो काम सफल हो जाएगा। अब जैसे आपने ये बात सुन ली, अब आप घर से बाहर निकलते हो, सामने से मेहतर आता है, स्वीपर आता है, तो आप कहते हो आज तो मेरा काम सफल हो जाएगा। अब कल तक आपके संस्कार सपोज उस ब्राह्मण की सोच के अकॉर्डिंग थे, तो आप उस स्वीपर का आना बुरा मान रहे थे, आज आप उस स्वीपर का आना अच्छा मान रहे हो। अब ये अच्छा है या बुरा है? ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, न केवल स्वीपर को लेकर के, आप विधवा जी को लेकर के ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। आप कितनी घटनाओं को लेकर के देख सकते हो जिसे लोग कभी अच्छा मानते हैं, फिर कभी बुरा मानते हैं, फिर किसी दिन बुरा मानते हैं, किसी दिन अच्छा मानते हैं। क्यों? पहले लोग कह रहे थे कि अमुक वर्ण के लोगों के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आज ऐसा कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि आज सब लोग होटल रेस्टोरेंट में जो खाना खा रहे होते हैं वो खाना कौन बना रहा है किसको पता, कहाँ से आ रहा है। और मार्केट में इतनी चीज़ों का उत्पादन जो कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्रीज के अंदर कितने और किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट हट चुका है। और वो कॉन्सेप्ट हट गया तो पहले ज़माने का आदमी अगर वो सोच के साथ आज की दुनिया में जीना चाहेगा तो नहीं जी सकेगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे समाज में ऐसी कई संस्कारित सोच होती है, उस सोच की वजह से हम सारे ही लोगों के माइंड इस तरह से सेट हो जाते हैं कि हमें
हर एक कामों को अच्छे और बुरे देखने की आदत पड़ जाती है। आज हम बात करते हैं संकित होने के 3 उपायों की। यह आत्मज्ञानी विराट गुरु जी ने हमें अध्ययन कराते समय किसी वाचना के दौरान संकित होने के 3 सरल उपाय बताए थे। संकित होने का मतलब समझे पहले हम कि संकित शब्द का क्या मतलब होता है, क्योंकि जैन लोग तो इस सबसे परिचित होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके लिए संकित शब्द एक नया शब्द होगा। संकित का मतलब होता है न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड, न्यूट्रल स्टेट ऑफ बीइंग, आपके भीतर की निष्पक्ष अवस्था, आपके भीतर की निरपेक्ष अवस्था। निरपेक्ष यानी कोई अपेक्षा से ग्रस्त हुए बिना घटनाओं को एज इट इज देख पाना, वो संकित होना कहलाता है। संकित होने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी धर्म को फॉलो करते हो या पर्टिकुलर किसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप संकित होते हो। जैसे कि कई लोगों ने बचपन से ऐसा सीख रखा है कि जब हम अमुक सम्यक दर्शन का पाठ को रट लेते हैं या पाठ याद हो गया हमें तो हम संकित हो गए, अथवा हमने अमुक अमुक क्रिया विधियाँ कर ली, जैसे सुबह उठ करके मंदिर जाना, पूजा अनुष्ठान करना या सामायिक करना या कुछ पाठ जाप अनुष्ठान कर लेना, तो हम संकित हो जाते हैं। संकित का क्रिया विधि से नहीं, आपके होने से संबंध है, और आपका होना आपकी समझ की शुद्ध होने पर ही संभव है। आपकी समझ शुद्ध होगी तभी आपका होनापन भी तो शुद्ध हो पाएगा। तो यहाँ हम समझ की शुद्धि के लिए संकित होने के 3 उपायों की बात कर रहे हैं, जिससे हमारी समझ शुद्ध हो सके, ताकि हमारी भीतर की अवस्था वह भी निष्पक्ष हो सके। निष्पक्ष होना क्यों जरूरी है? अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि संकित होने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना आप सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। निष्पक्ष हुए बिना आप सत्य, सादगी, शांति और आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। जब तक आप निष्पक्ष दर्शन नहीं कर पाते, यानी आपकी समझ निष्पक्ष नहीं हो पाती, वो किसी न किसी पक्ष विपक्ष में रहती है, तेरी मेरी, राग द्वेष, मोह माया में रहती है, तब तक क्या होता है, आपको भ्रम पैदा होते हैं, इल्यूजन्स पैदा होते हैं, और ये इल्यूजनरी विजन आपको पूरी जिंदगी सताता है। सारे दुख इल्यूजन्स की वजह से। इल्यूजन्स भ्रमणाएं। भ्रमणाओं का मतलब क्या हुआ कि हमारा दर्शन, हमारी समझ वह निष्पक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है, यथार्थ दृष्टा नहीं है। हम यथार्थ दृष्टा नहीं होने की वजह से क्या होता है, हम प्रभावों में बहते जाते हैं। जिस समय जैसा प्रवाह और जिस समय जैसा प्रभाव चलता है, हम सब उस प्रवाह और प्रभाव में ही बहते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, लोग सब अगर कुएं में जा रहे हैं तो हम भी कुएं में गिरने को राजी हो जाते हैं। लोग सब जिस अंधविश्वासों में जीते, हम भी उन्हीं अंधविश्वासों को फॉलो करते चले जाते हैं। हम चारों ओर के वातावरण के दुष्प्रभावों को बिना छाने ग्रहण करते जाते। क्यों? क्योंकि फिल्टर करने के लिए निष्पक्षता चाहिए, और निष्पक्षता है ही नहीं तो फिल्टर कैसे करोगे? फिर तो एक ही बात होगी, या तो किसी से लगाव होगा या किसी से विरोध होगा, या तो मोह पैदा होगा या मोह का अपोजिट पोल द्रोह पैदा हो जाएगा। निष्पक्ष हुए बिना व्यक्ति सदा ही तनाव को पाएगा। भ्रमणा में तनाव आता ही है, भ्रमणा में तनाव आता है यानी कषाय पैदा होता ही है, और कषायों में आदमी बेचैन होता ही है। देखो ना, घर में आप 4 लोग रह रहे हो, आप किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के जब परेशान होते हो तो आप अपने अंदर से सवाल करना, आप उस व्यक्ति से क्यों परेशान हो रहे हो? आपको समझ में आता है कि वो व्यक्ति पक्षपात करता है इसलिए आप परेशान हो रहे हो, ठीक है ना? वो व्यक्ति कार्यों को ठीक नहीं करता इसलिए आप परेशान हो रहे हो। उस व्यक्ति के काम बुरे हैं, उस व्यक्ति के विचार बुरे हैं, इसलिए आप उससे परेशान हो रहे हो, ठीक है? अब सवाल ये है कि आपको किसी का पक्षपात बर्दाश्त नहीं होता, तो अपने आप से पूछो कि आप तो पक्षपातमय नहीं हो। अक्सर लोग अपनी व्यथाओं को जब सुनाते हैं, उसको कह दे कि अपनी व्यथा को कि जब वो कथा गाते हैं तब वो ये कहते हुए मिलते हैं कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत पक्षपात किया, दूसरे लोग गलतियां कर रहे थे उनको माफ करता गया, मैंने गलती की तो मुझे
धिक्कार मिली, फुटकार मिली, उसका गुस्सा मिला, उसका आक्रोश मिला, उसका दुर्व्यवहार मिला। बाकी उनके अपने भी तो गलती कर रहे थे, उनको कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मुझे अपना नहीं मानते। अब देखो ना उनकी व्यथा क्या है। व्यथा ये है कि अमुक व्यक्ति ने किसी और को अपना माना, मुझे अपना नहीं माना, यानी कि अमुक व्यक्ति ने पक्षपात किया। अब आप देखो कि ये पक्षपात हमें बुरा लगता है, ठीक है ना? आपको कि दुनिया के हर एक आदमी को तो बुरा लगता होगा। जब तक उसके फेवर में बातें होती है उसको अच्छा लगता है, जब उसके फेवर में नहीं होती है तो उसको बुरा लगता है। हम सब फेवरेबल चाहते हैं और फेवरेबल की चाहना में ही हम सब क्या करते हैं, हमेशा ही किसी न किसी का फेवर लेने में लगे रहते हैं। और जैसे ही हम किसी का फेवर लेते हैं फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी हमारा फेवर करेगा। आप किसी को वोट दोगे तो उम्मीद करोगे कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपको वोट दे, वो भी आपकी मदद करे, सपोर्ट दे। वोट दे यानी सपोर्ट दे। हमेशा ही हम इसी तरह के फेवर चाहने में ही लगे रहते हैं और इसीलिए हम फेवर करते भी हैं। हमारे सारे फेवर कंडीशन होते हैं, सौदेबाजी होती है और यही चीज़ हमें सालती भी है। जब कोई हमारे लिए फेवर ना करे तो, फेवर करता है तो सालती नहीं है, तो राग पैदा होता है, ना करे तो द्वेष पैदा होता है। हम संकित नहीं होते, हमारा नज़रिया संकित नहीं होता और नज़रिया यानी समझ संकित नहीं होने की वजह से हमारा व्यवहार भी निष्पक्ष नहीं रह पाता। और तब जैसे हम लोगों से परेशान होते हैं, बहुत लोग हमसे परेशान होते हैं। तो संकित होने का पहला सूत्र है, आत्मज्ञानी विराट गुरु जी ने संकित होने के 3 सरलतम उपाय बताए। उसमें पहला उपाय यह है कि किसी के भी कार्यों को अच्छे या बुरे के रूप में मत देखो। किसी के भी कार्यों को अच्छे या बुरे के रूप में मत बांटो। जब आप दूसरों को अच्छे और बुरे के रूप में बांटना बंद कर दोगे, आप अपने आप को भी अच्छे और बुरे के रूप में बांटना बंद कर सकोगे। अपने विचारों को भी अच्छे और बुरे के रूप में बांटना बंद कर सकोगे। तब आपको समझ आएगा विचार विचार है, ना अच्छा है ना बुरा है। फिर जो आप खुद के बारे में राय बनाते हो ना कि मैं आज अच्छा विचार वाला हूँ तो आज अच्छा आदमी हूँ, कल बुरा विचार आ गया मैं बुरा आदमी हो गया, नहीं, विचार विचार है। आप मात्र देखो। हालांकि ये बात बहुत आपको अलग लगेगी, डिफरेंट लगेगी, क्योंकि बचपन से हमने यही सोचा है कि जो अच्छा विचार करता है वो अच्छा आदमी, जो बुरा विचार करता है वो बुरा आदमी। और हम अपने बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि आज बुरा विचार आ रहा है यानी मैं बुरा आदमी हो गया, या मेरा आज मूड खराब हो गया, या मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे में तो बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। हम गिल्ट में चले जाते हैं, गिल्टी कॉन्शियस डेवलप हो जाती है हमारे अंदर में, और तब हीन भावना में जाकर के, अपराध बोध में जाकर के हम और ज़्यादा उसी तरह के बुरे विचारों के अंदर अटैच्ड और इंडल्ज होते चले जाते हैं। क्या करना है? आप निष्पक्ष होकर देखने का अभ्यास करो। संकित होने के लिए भी कई अभ्यासों की आवश्यकता होती है। उसमें हम पहला अभ्यास सूत्र ये अपनाएं कि हम किसी के भी कार्य को अच्छा किया या बुरा किया इस तरह से देखना बंद करें। अच्छे और बुरे के रूप में किसी को मत बांटो, मत बांटो। आसान तो नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि बचपन से कह दो या कई समय से, लंबे समय से हमारे दिल दिमाग इसी तरह से ट्रेंड हुए हैं कि हम हमेशा ही लोगों को बांटते रहे हैं। अच्छा आदमी, बुरा आदमी, मेरा आदमी, दूसरा पराया आदमी, अपना आदमी, पराया आदमी, ऐसे बांटते रहे हैं। अभी बिना बांटे देखना सीखो। कोई का कार्य ना अच्छा है ना बुरा है, मात्र देखो। अगर आप ऐसा कहोगे कि महाराज साहब अगर हम अच्छा और बुरा की टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तब तो हमारी सारी बातें ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हम दिन भर यही तो बातें करते हैं। दिन भर हम लोगों के कार्यों की टीका टिप्पणी करते हैं और उनमें मीन मेख निकाला करते हैं और यही तो राय देते रहते हैं कि फला ने बहुत अच्छा किया, फला ने बहुत बुरा किया। और देखो प्रभावित भी हम उन्हीं से होते हैं। पॉलिटिक्स की बातें सुन करके दिन भर आप लोग क्या सोचते हो? न्यूज़ चैनल के सामने बैठे हुए दिन भर राय पैदा करते रहते हो, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। फिर कोई दूसरा आदमी बोलता है मोदी जी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं, इनको ऐसा करना चाहिए था। अब आप मोदी जी को लेकर के कभी अच्छा कभी बुरा अपने मन की राय बदलते रहते हो, अथवा उस मन के अंदर राय पैदा करते रहते हो। ना तो हमें राय पैदा करनी है ना राय बदलनी है, हमें मात्र देखना है जो हो रहा है, इस घटनाओं को मात्र देखना है। लेकिन हम तुरंत राय बनाते हैं, अरे चीन ने बहुत बुरा कर दिया, इटली में बहुत बुरा हो गया, फला जगह बहुत गलत कार्य हो रहे हैं, फला जगह बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। आप उनके कार्यों को देखो लेकिन अच्छे और बुरे में मत बांटो।
मैं जानती हूँ ये बातें आपको प्रैक्टिकल नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये तो बहुत ही आइडियल स्टेटमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अच्छे और बुरे के रूप में ना कहें? हमें तो कहना ही चाहिए। मतलब कितने लोग तो अड़े हुए होंगे, हमें तो कहना ही चाहिए, अच्छे को अच्छा कहना ही चाहिए, बुरे को बुरा कहना ही चाहिए। अगर बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो समाज में तो बुरा पनपता चला जाएगा, और अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो अच्छे को सपोर्ट कैसे मिलेगा? मैं जानती हूँ आपका मन, आपका दिल दिमाग तुरंत ही तर्क पैदा कर रहा होगा, लेकिन जरा शांत होकर देखो कि कितनी घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें आप एक समय में बुरा कहते हो, कुछ समय आप बात कहते हो कि नहीं जो हुआ अच्छा ही हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो ये इसका परिणाम ऐसा कैसे निकल सकता था। अब आप कुछ समय बाद कितनी घटनाओं के बारे में अपनी राय चेंज करते हुए पाए गए हो। आप अपने आप का निरीक्षण करो ना, आप खुद की ज़िंदगी में होने वाली बहुत सारी घटनाओं का अवलोकन करो, आपको पता लगेगा कि नहीं अच्छा ही हुआ जो पापा ने मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए, तभी तो मैं अपने आप के पैरों पे खड़ा हो सका, तभी तो मैं बाहर जा सका, तभी तो मैं गांव छोड़ करके बाहर गया तो आदमी इतना ऊंचा आदमी कहला पाया, बड़ा आदमी बन पाया। ये सब अगर उस पापा ने उस समय में मुझे हेल्प कर दी होती और दुकान गाँव में चला के दे दी होती तो मैं आज तक गाँव में बैठा रहा होता, मैं बाहर कैसे आता। जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। कल आप जिस घटना को बुरा बता रहे थे, आज आप उस घटना को अच्छा बता रहे हो। ऐसे सबके साथ किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में हुआ ही होगा। आप जरा चेक करो ना, फिर धीरे धीरे अपने भीतर समझ का एक नया स्तर पैदा करो। समझ के उस स्तर के अंदर कोई भी कार्य की हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी भी कार्य के लिए हम अच्छे या बुरे के रूप में उसको बांटते नहीं हैं। हम कार्य को मात्र देखते हैं, मात्र जानते हैं, तब हमारा दर्शन सम्यक हो पाता है। सम्यक का मतलब निष्पक्ष हो पाता है। सम्यक का मतलब अब वो किसी भी कार्य के प्रभावों में नहीं बैठा, प्रभाव में नहीं बैठा, वो घटनाओं को एज इज देख पाता है। प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन करो तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर जो अनावश्यक विचार पैदा होते हैं वो पैदा होने बंद हो जाएंगे। और आपको ध्यान में जो दिक्कत आती है, विचारों की दिक्कत, कि बहुत विचार आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आदत पड़ गई है मन को हर एक विचार के साथ चिपक जाने की, और हर एक विचार को अच्छा विचार, बुरा विचार, ऐसा विचार, वैसा विचार, इस तरह से बांट बांट करके देखने की, और फिर उसके साथ इंडल्ज होकर के खुद गिल्ट पैदा करने की, और फिर उस गिल्ट की वजह से खुद को दुख देने की, और फिर खुद को दुख देते चले जाते हैं, और फिर चाहते हैं कि जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अरे दुख दे कौन रहा है? कह रहे हो सुख नहीं मिलता, तो तुम्हें दुख दे कौन रहा है? दुख भी तो आप ही अपने आप को दे रहे हो ना। ठीक पहला सूत्र, संकित होने का सरलतम उपाय कि किसी के भी कार्य को अच्छे और बुरे के रूप में बांटना और बांट करके देखना बंद करो। इसका मतलब कैसे देखो? यथार्थ देखो, जैसा है वैसा देखो, यथार्थ दर्शन वाले बनो। यथार्थ दर्शन इज सम्यक दर्शन। फैक्ट को देखो, आपका विजन फैक्चुअल हो, फैक्ट को देखने वाला हो, जो जैसा है उसको वैसा देखने वाला हो। धीरे धीरे कलर भरना बंद कर दोगे, आप अच्छे और बुरे के रंग भरना बंद कर दोगे, और तब क्या होगा, आप घटनाओं को निष्पक्ष होकर देख पाओगे। तो घटना अपना अर्थ खुद बताएगी, और फिर घटना अपना अर्थ खुद बताएगी। इसका मतलब समझना कि वो घटना का अंत क्या है वो भी हमें समझ आने लग जाएगा। उसका आदि मध्य अंत दिखलाई पड़ेगा, अन्यथा हमें दिखलाई नहीं पड़ता। हम घटना के किसी एकाध आयाम से जुड़ जाते हैं तो हमें उसके बाकी के आगे की चीजें दिखलाई पड़नी बंद हो जाती है। ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे मूवी देखते समय हम किसी एकाध कैरेक्टर के साथ इतने अटैच्ड हो जाते, इतने एसोसिएट हो जाते हैं कि हमें पूरी मूवी उस एसोसिएशन के साथ देखते हैं हम, और तब हमें लगता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है, सलमान खान के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, उसकी कितनी पिटाई हो रही है। अब आप सलमान खान के पात्र के साथ एसोसिएट हो गए हो, तब आपको बाकी सारी दुनिया, बाकी सारी घटनाएं सब भूल लग रही है। और अगर कोई व्यक्ति किसी और कैरेक्टर के साथ एसोसिएट हो गया है, उसको मूवी वैसी दिखलाई पड़ती है, एक ही मूवी, लेकिन देखने वाले सभी लोगों के विजन्स अलग अलग, सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, और सबको उस मूवी से मिलने वाली चीज़ें अलग अलग होती है। और वो तो खैर होगी ही, लेकिन आप उस मूवी में जैसे ही किसी भी कैरेक्टर के साथ एसोसिएट हो जाओगे, आप अब मूवी को देखने का सही अर्थ खो चुके होंगे। लाइफ भी जस्ट लाइक द मूवी,
and we all are just like actors. We all are actor and director also of our life. We should know, we should perceive all pictures as they are. तो जैसे उसको वैसे ही देखो. अब सेकंड पॉइंट, संकित होने का. ये सेकंड पॉइंट कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के नैतिक या अनैतिक गुप्त बातों को प्रकट मत करो. चाहे किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात एथिकल थी या नॉन एथिकल थी, वो मॉरली सही थी या नहीं थी, आप किसी भी व्यक्ति की नैतिक या अनैतिक कोई भी बात को, जो उसकी गुप्त बात है, उसको डिस्क्लोज मत करो. डोंट डिस्क्लोज एनीवन्स सीक्रेट्स, either they are ethical or non-ethical, ideal or non-ideal. Don't be judgmental. किसी की भी नैतिक या अनैतिक बात को प्रकट मत करो. गुप्त बात प्रकट करने से आप बहुत सारी दोषों की परंपरा को जन्म दे दोगे. आपको अगर कोई व्यक्ति की कोई बात नहीं समझ में आई है, आपको बेहद जरूरी लगे, आप उसी व्यक्ति से बात कर लेना, लेकिन उस व्यक्ति की बात किसी और से मत करना. क्या सोच रहे हो? ये सूत्र आपको आसान लग रहा है? ये सूत्र वाकई बहुत आसान है अगर आप अपनाना चाहो तो. अगर आप इसको नहीं अपनाना चाहते हो, इस सूत्र को, इस उपाय को आप नहीं अपनाना चाहते हो, तो एक बार अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रख करके देखो जिसकी बातें आप बाहर कर रहे हो. खुद को उसकी जगह रख के देखो, खुद को देखो. अगर कोई आपकी किसी भी बात को जो सामने वाले ने अपने तरीके से समझी और उसको दुनिया में जाहिर कर दिया, आपको कैसा फील होता? आपकी चेतना कितनी बददुआओं से, दुर्भावनाओं से भर जाती है. आपकी चेतना उस व्यक्ति के प्रति मन में कितने द्वेष के परमाणुओं को संचित कर लेती है, और जन्मों जन्मों के वैर अनुबंध बन जाते हैं, और जन्म जन्मों की श्रृंखला इसी तरह से तो पैदा हो जाती है. फिर आप संकित कैसे हो पाओगे? मुक्ति के मार्ग पर कैसे बढ़ पाओगे? इस सेकंड सूत्र को अपनाओ. डोंट डिस्क्लोज एनीवन्स सीक्रेट. चाहे वो उसका नैतिक हो या अनैतिक हो, किसी की कोई गुप्त बात हो, आप प्रकट मत करो, प्रकाशित मत करो. लोगों के सामने किसी की टीका टिप्पणी पर परिवाद पेशून्य मत करो. इसके लिए आपको जागरूक रहना होगा कि आप क्या बातें कर रहे हो. कई बार ऐसा होगा कि आपने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन 2-4 लोग बैठ करके बोल रहे थे और आप उनके शब्दों से, उनकी बातों से इतने प्रभावित हो गए कि आप भी बहुत कुछ बोल पड़े. और कई बार ऐसा भी होगा कि लोग आपके मुंह में अंगुली डालेंगे, आपको बुलवाने की कोशिश करेंगे. तू तो बता उस व्यक्ति के बारे में, तू तो काफ़ी क्लोज रहा है, तुझे तो पता है, तू बता उसने ऐसा किया था या नहीं किया था. अथवा वो जानबूझ के आपके सामने उस व्यक्ति की बुराई करेंगे ताकि आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ तो भी बोलो. या जो व्यक्ति आपको नापसंद है, उस व्यक्ति की आपके सामने बहुत तारीफ करेंगे ताकि अब आप गुस्से से भर के कुछ बोलो. ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में बहुत बार आ चुकी है, आगे भी आ सकती है. और तब देखना, आप दूसरों के प्रभाव में आकर के किसी और की गुप्त बातों को कहीं प्रकट तो नहीं कर दे रहे हो. चाहे वो गुप्त बात आपके अपने बेटे की क्यों ना हो. आप बेटे की गुप्त बातों को भी कई बार बाजार में जाके बोल देते हो. कई बार अपनी पत्नी की गुप्त बात बाहर कह देते हो, अपने पति की गुप्त बात बाहर कह देते हो, और फिर विश्वास खो बैठते हो. कलह क्लेश का कारण बन जाते हो और जन्मों जन्मों के वैर अनुबंध हो जाते हैं. इसीलिए इस सेकंड पॉइंट को याद रखो, डोंट डिस्क्लोज एनीवन्स सीक्रेट. थर्ड पॉइंट है संकित होने के लिए कि आप किसी की भी विद्या, वैभव, यश और विलास को देखो तो उसके प्रभाव में आकर अपने मार्ग से मत चुको, अपने मार्ग को मत छोड़ो. आपके सामने बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास बहुत नेम एंड फेम है,
जो बहुत सुंदर है, जिनके पास अपना वैभव है, विलास है, अपना रास्ता है, अपनी कला है। उनके पास अपनी कई तरह की कलाएं हैं। कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है। आप जब दूसरों की कलाओं को देखते हो तो कई बार अपने आप के रास्ते को, अपने आप की व्यक्तिगत स्थितियों को भूल करके आप उनके रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो। खुद का मार्ग छोड़ के दूसरों के मार्ग पे चले जाते हो, केवल प्रभाव में आकर के, आकर्षण में आकर के। तो इस तीसरे सूत्र को याद रखो कि किसी भी व्यक्ति की कला, पद, वैभव, विलास या यश को या सुख भोग को देख करके अपने सहज पथ से, अपने मार्ग से च्युत मत बनो। अपने मार्ग को, अपनी शैली को छोड़ के मत जाओ। बात आती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जिंदगी की घटना है। एक बार की बात है, गवर्नर का लेटर उनके पास आया कि उनको सम्मानित करने के लिए वे उसको राज्यसभा में बुला रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये बात उनके मित्रों को जब पता लगी तो मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पास में इतना गंदा सा एक कुर्ता और ये पजामा है, तुम इसमें क्या जाओगे वहाँ पर? हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस बनवा देते हैं, या किसी से मांग के लिए आते हैं। ईश्वर चंद्र जी के पास में बहुत सारे पैसे नहीं थे। उनके पास ऐसा नहीं था कि वो किसी के नए कपड़े खरीद सके। बात उन्हें भी जची कि हाँ, अगर राज्यसभा में जाना है पुरस्कार पाने के लिए तो अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। उन्होंने अपने मित्रों को हामी भर दी। मित्रों ने अच्छे कपड़ों की व्यवस्था भी जुटा दी। आज का ही वो दिन था कि वो अच्छे कपड़े पहन करके उन्हें गवर्नर के यहाँ जाना था। सुबह सुबह वो वॉक कर रहे थे गंगा नदी के किनारे पर। तो देखते हैं कि वॉक करते हुए रास्ते में एक मीर साहब भी थे, उनके आगे आगे चल रहे थे, छड़ी चलाते चलाते। पीछे से मीर साहब के घर से उनका नौकर भागता हुआ, हांफता हुआ आया और मीर साहब को बोला, जल्दी करो, घर में आग लग गई है। मीर साहब अभी भी उसी चाल से चल रहे हैं। नौकर फिर उनके पीछे पीछे भागता हुआ बोलता, आपको सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? जल्दी चलो, भागो यहाँ से, घर में आग लग गई है। मीर साहब उसकी तरफ देखे, बोले, हाँ हाँ सुनाई पड़ा, मैंने सुन लिया, मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके लिए मैं अपनी पुरानी चाल को छोड़ दूँ। मैं जिस चाल से चलता हूँ उसी चाल से चल के आऊँगा ना। नौकर को कुछ समझ में आया, लेकिन शिवचंद्र विद्यासागर को बात समझ में आई। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताते हुए एक जगह ये बात कही, तो मुझे समझ में आया कि मैं दूसरों के प्रभाव में आकर के अपनी चाल क्यों बदलूं। मेरे पास जो कपड़ा है मैं उसी कपड़े में जाऊँगा। मैं दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए नॉर्मल ना रह के फॉर्मल क्यों बना? नॉर्मल ही रहे। आप में से लाखों लोग होंगे जो मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की इस बात से सहमत नहीं होंगे, जो मीर साहब की चाल से सहमत नहीं होंगे। लेकिन आप जरा सोचो कि कितनी बार आपने क्षणिक प्रभाव में आकर के किसी शादी में गए, किसी लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, उनके प्रभाव में आकर के आप अपना बिजनेस भूल बैठे और उनके बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और बाद में पछताने लगे कि मैं तो लालच में आकर के इन्वेस्टमेंट कर बैठा था, मैं जो जितना कमा रहा था उस वो भी मेरे हाथ से खो गया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप दूसरे कलाकारों की अदाओं से प्रभावित होकर के अपनी निजी कला को भुला बैठे, खुद अपमानित कर बैठे कि मेरी कला में वो मजा नहीं जो उनकी कला में है, और उनके जैसे एक्टिंग करने के चक्कर में आप कार्बन कॉपी बनने की कोशिश करने लगे, अनसक्सेसफुल रहे। विराट गुरु जी तो यहाँ तक कहा करते थे कि आज दिन तक कोई भी युगों युग बीत गए, लेकिन भगवान आदिनाथ की कोई प्रतीक्षा कर पाया क्या, बन पाया क्या? या भगवान महावीर की कोई कॉपी बन पाया क्या? Not possible at all. We all are unique, and we all are special also. हम क्यों कोशिश करते हैं दूसरों की कॉपी करने की, बनने की? जैसे हो वैसे रहो। दूसरों के गुणों को, अच्छाइयों को देख के तारीफ करो, दिल से साधुवाद दो, गुणानुवाद करो, लेकिन उनकी नकल करने के लिए अपनी चाल को मत बदलो। तब आप अपनी सहजता में जब गतिमान रहोगे तो आपका सहज स्वरूप प्रकट होगा, आपकी सहज कला डेवलप होगी। और देखो सबकी अलग अलग होती है। तोता अपनी आवाज़ में बोलता है, मैना अपनी आवाज़ में, मोर अपनी आवाज़ में, कबूतर अपनी आवाज़ में, चिड़िया अपनी आवाज़ में। कोई दूसरे की आवाज़ में कॉपी कभी नहीं करता। प्रकृति में कोई फूल दूसरे फूल की नकल नहीं करता, कोई पत्ता दूसरे पत्ते की नकल नहीं कर रहा। लेकिन आदमी खोपड़ी चलाता है और कोशिश करता है अपनी सहजता छोड़ करके औरों का अभिनय करने की।
औरों की चाल चलने की, दूसरों की चाल मत चलो, अपनी चाल चलो, यानी अपना विवेक जगा के चलो। किसी के आकर्षण में फंस के मत गति करो, और तब क्या होगा, आप संकेत हो पाओगे, निष्पक्ष हो पाओगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आज किसकी नकल कर रहे हो, कल किसी और की करने लगोगे। आज किसी की बातों में प्रभावित हो जाते हो, कल किसी और की बातों में प्रभावित हो जाओगे, और इस तरह से प्रभावित चित्त दशा में सदा एक जगह से दूसरी जगह डोलते रहोगे, लेकिन अपने आपे को, अपने आप की योग्यता को कभी खिला नहीं पाओगे। संकित होने का ये तीसरा उपाय है कि किसी भी व्यक्ति की कला, यश, सुख भोग, वैभव, मान सम्मान, पद, सबको देख करके अपनी सहज चाल को मत छोड़ो, अपनी सहज मार्ग को मत छोड़ो, अपनी सहज गति को मत छोड़ो। अपने मार्ग, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम को और सुंदर बनाओ, लेकिन दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाओ, ना उनके कामों को नकल करने की कोशिश करो। ये 3 सूत्र अभी जिंदगी में अपना के हम सब भी आसानी से संकित हो सकते हैं। संकित होना बड़ी बात है, बाकी सारे कार्य तो खुद ब खुद हो जाएंगे। जो व्यक्ति संकित हो पाएगा उसका ध्यान भी खुद ब खुद लगेगा। ध्यान भी संकित होने का ही तो अभ्यास है। ध्यान किस लिए कर रहे हो? ताकि चित्त में शांति आए। अगर चित्त में शांति होगी तो क्या होगा, आपका दर्शन यथार्थ दर्शन होगा, निष्पक्ष दर्शन होगा। आप घटनाओं के प्रभाव में बहे बिना उन घटनाओं का अध्ययन कर पाओगे, घटनाओं को देख पाओगे। तो सारा ध्यान संकित होने के लिए है, और संकित हो गए तो ध्यान स्वयं घटित होने लगेगा, फिर ध्यान करना नहीं होगा, ध्यान खुद ब खुद होने लगेगा। आपके साथ ऐसा ही हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हो, यही सद्भाव। जय हो, जय हो, जय हो। ओम शांति।